सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। CFA लेवल 1 इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट ट्रेडिंग का सेकंड लेक्चर है एंड टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इस पे जिसमें मैंने आपको प्राइस या ओन प्राइस इलास्टिसिटी समझाया है। अब इस वीडियो में इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी समझेंगे, सबके फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे एंड देन वी हैव अ सम टू प्रैक्टिस। सो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आई जस्ट थिंक तो सब मैं उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल गेट ओवर द टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। देयर इज नॉट मच टू डू हियर, छोटा वीडियो होना चाहिए तो एकदम फुल ऑन कंसंट्रेशन हाई रखिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपने ओन प्राइस इलास्टिसिटी पे ध्यान दिया तो उसका फॉर्मूला था, सर इट वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था दैट हियर योर मेन एसेंस इज टू फाइंड द रेस्पॉन्सिव चेंज इन द क्वांटिटी परसेंटेज, और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसको आपको इवैल्यूएट करना है, बट वो किस कारण से हुआ वो भी साथ में जानना है। हियर द रीजन वाज ओन प्राइस। जब हम ईपी यूज कर रहे थे तब रीजन था हमारा ओन प्राइस, बट नाउ आई वांट टू इवैल्यूएट ईवाई विच इज एसेंशियली द इनकम इलास्टिसिटी। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी? फॉर्मूला वुड लुक वेरी सिमिलर, इट विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, बट डिवाइड करते वक्त आप करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम से। गॉट द पॉइंट? आपने किया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। दिस वे यू आर एबल टू इवैल्यूएट व्हाट इज द रेस्पॉन्सिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम। ठीक है, ये है अपना पहला चीज जो हम यहाँ सीख रहे हैं। ये सेम चीज आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। सी, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्लियर है? आप इनकम को आई भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है सेकेंड वाला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से इतना इंटरेस्टिंग नहीं था बिकॉज ये हम जानते थे। सेकेंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपकी इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है समझिए। अगर मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है और उसकी वजह से आप अपनी जो कंजम्पशन है या जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है आप उसको बढ़ाते हैं, सो इन इस केस में आप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देख पा रहे हैं दैट द इनकम इज राइजिंग एंड द कंजम्पशन इज ऑल्सो राइजिंग। वहीं पे उल्टा होगा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन उल्टा कम कर देते हो, डिमांड उल्टा रिड्यूस कर देते हो। अब ये कब होता है ये मैं समझाता हूं। This happens when your good is an inferior good. सपोज कीजिए आपकी जब सैलरी कम थी तब आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लेते थे जो इंफीरियर था आपके हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉन ब्रांडेड आप कपड़े पहन रहे हो, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप सपोज करो कोई कपड़े पहन रहे हो जो कि कोई बड़े ब्रांड के नहीं है, ठीक है, या फिर कोई एक्सक्लूसिव ब्रांड के नहीं है, एंड ऐसे में अगर आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए तो शायद आपको वो कपड़े, वो ब्रांड आपको अच्छा ना लगे और आप और बेटर ब्रांड की तरफ स्विच कर जाओ। दैट इज एंटायरली पॉसिबल, लोग ऐसा ही करते हैं। सो अगर आप नॉन ब्रांडेड से ब्रांड की तरफ स्विच करो, सो टेक्निकली हुआ क्या, आपकी इनकम बढ़ने से आप उसका डिमांड बढ़ाए नहीं, उल्टा उसका डिमांड घटा दिए। यू आर नाउ बाइंग लेस ऑफ दैट कमोडिटी। वो इसलिए हुआ क्योंकि आप उसको एक मैं कह सकता हूं इंफीरियर गुड की तरह ट्रीट कर रहे हो। द सेम एग्जाम्पल कैन हैपन एवरीवेयर। अगर आप सपोज कीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आप खा रहे थे, या सपोज कीजिए रोड साइड आप खाते थे, ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगता था, सपोज कीजिए मोमोज अच्छे लगते हैं, आप रोड साइड खा रहे हो, बट इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, आप धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हो, शायद आपको ये रोड साइड खाना फिर पसंद ना आए एंड यू वुड वांट टू गेट इनटू एन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट और वहां जाकर के आप खाना पसंद करो। सो हर चीज में आप ये चीज नोटिस कीजिए कि एक गुड है जो कि कुछ टाइम तक के लिए आपके लिए नॉर्मल गुड की तरह सर्व करेगा, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप शायद उसको ज्यादा कंज्यूम करोगे, बट सम पॉइंट you will feel that good is inferior for you, और उस समय आपका बिहेवियर बदल जाएगा। फिर आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो कम होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। यानी कि नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, एक बार वो ब्रश अप कर लेते हैं। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनके लिए अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप आमतौर पे उनकी क्वांटिटी बढ़ाते ही हो, यानी कि और ज्यादा ही उसको कंज्यूम करते हो। वहीं पे अगर इंफीरियर गुड्स की मैं बात करूं तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से आप क्वांटिटी बढ़ाते नहीं हो, रैदर घटाते हो। Clearly you can see that the relationship between income and quantity demanded is positive in case of normal goods and it is negative in case of inferior goods. इसीलिए income elasticity की value positive या negative दोनों हो सकती है। Got the point?
मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पॉजिटिव होने का मतलब है इट इज अ नॉर्मल गुड एंड नेगेटिव होने का मतलब है इट इज एन इंफीरियर गुड। गॉट द पॉइंट? तो आपकी यहां पे जो इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, एंड पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल गुड है, नेगेटिव का मतलब इंफीरियर गुड है। आइए नेक्स्ट चीज में जाते हैं। नेक्स्ट अप इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आप खुद का प्राइस नहीं यूज करोगे, रादर यू आर गोइंग टू कंपेयर योर चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिलेटेड गुड्स प्राइसेस। यानी कि आप खुद का प्राइस नहीं देखोगे बल्कि किसी और चीज का प्राइस देखोगे। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, क्लियर होगा। पहला एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूं वो है सपोजेडली टी का। अगर सपोज कीजिए चाय महंगी हो जाए, सो व्हाट वुड यू डू? अगर चाय महंगी हो जाएगी तो आप शायद कॉफी को प्रेफर करने लगोगे। दैट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप यू विल प्रेफर मोर ऑफ कॉफी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी विल गो अप, ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ टी विल गो डाउन। Obviously quantity of tea will go down. If price of tea goes up, quantity of tea will go down and quantity of coffee will go up. एक और एग्जांपल देता हूं। अगेन एक एग्जांपल है, सपोज करो पेट्रोल का। अगर पेट्रोल एक्सपेंसिव होगा देन पीपल वुड प्रेफर नॉट टू बाई कार्स। लोग शायद गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, डेफर कर देंगे अपने इस डिसीजन को अगर पेट्रोल महंगा होता जाए तो। दैट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप द क्वांटिटी फॉर कार गोज डाउन। ये भी एक तरह का रिलेटेड गुड है। ये नीचे वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो था कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल, और जो मैंने ऊपर वाला आपको एग्जांपल बताया था वो था सब्स्टिट्यूट्स का। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, वेदर इट बी सब्स्टिट्यूट्स और इट बी कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों के ही प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है आपके गुड्स पे। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार वापस एग्जांपल। सब्स्टिट्यूट्स का मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था जिसमें मैंने बताया कि अगर चाय महंगी हो जाए, इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप यू विल प्रेफर मोर ऑफ कॉफी एंड हेंस द क्वांटिटी ऑफ कॉफी विल गो अप। क्लियर? एंड वहीं पे अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल अगर महंगा होगा तो क्वांटिटी ऑफ कार विल गो डाउन। सो दोनों ही केस में ये रिलेटेड गुड्स हैं। दिस वाज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमें इसको ही अगर एनालाइज करना होगा इन इलास्टिसिटी इक्वेशन, तो इक्वेशन हम कुछ ऐसा बनाएंगे। हमें पता है हमारा इक्वेशन होता है, और यहां पे ई के जगह आप लिखेंगे ई सी। गॉट द पॉइंट? क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए लिखेंगे ई सी। नाउ इक्वेशन में हमेशा टॉप में तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आप डालोगे आपका रीजन क्या है, एंड दिस टाइम आवर रीजन इज प्राइस, बट प्राइस इज ऑफ द रिलेटेड गुड्स. So you are actually taking percentage change in PR rather than taking percentage change in just P. आप अगर PR के जगह सिर्फ P लिख देते हो तब फिर वो ओन प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा. इट विल नॉट बी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ये बात प्लीज समझ के चलिए, ठीक है. अब यहां पे इसके पीछे का जो पूरा कंक्लूजन है वो एक बार समझ लेते हैं. फॉर्मूले में वापस लिख पाऊंगा, आप चिंता मत करो. अभी इसके पीछे का जो मेन कंक्लूजन है वो समझ लेते हैं. तो देखो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के लिए आपको यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो फिर इट इज अ सब्स्टिट्यूट. इट इज अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ये मैं आपको यहां शो भी कर सकता हूं. अगर आप यहां नोटिस करोगे तो आपका जो प्राइस ऑफ टी था इट वाज गोइंग अप. क्लियर है? सिमिलरली योर क्वांटिटी ऑफ कॉफी इज ऑल्सो गोइंग अप. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि आपस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है. एंड हेंस द वैल्यू हियर पॉजिटिव होने पे सब्स्टिट्यूट्स का केस बनता है. और वहीं पे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री का केस बताऊं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऑफ पेट्रोल एक्चुअली वेंट अप बट क्वांटिटी ऑफ कार एक्चुअली वेंट डाउन. सो यहां पे आपको जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है. एंड दिस इज अ रिजल्ट कि हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज. दैट इज इफ प्राइस ऑफ वन थिंग गोज अप द क्वांटिटी ऑफ द अदर विल गो डाउन. ये कुछ रिलेशनशिप है. देखिए मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आपके लिए वो चीज़ें मैट में कवर की है, वो चीज़ें नोट्स में कवर की हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. सो आई एम नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग विच इज़ बोरिंग, एनीथिंग विच इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम.
पढ़ने का चीज जो मेन है उसको मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट हमेशा की तरह आपके सामने पेश किया है। सो दिस विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, ये पक्की बात है। अगर आप ऑल्टरनेटिवली इस चीजों को अदरवाइज रेडी करोगे आपको बहुत समय लगेगा, बट मैंने सीधा पिन पॉइंट कराया, जो जो मेन मुद्दे हैं, जो एक्चुअल में पूरा एसेंस है, वो सारा आपके सामने है। सो एटलीस्ट आप 10 मिनट ही इस वीडियो को देखें, अभी तक 10 मिनट आपने शिद्दत से देखा होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, एकदम फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ देखिए। चलिए, नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटीज। अगेन अब इसमें क्या तो सीखना है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर्मूले में आपको बता देता हूं। फॉर्मूला ये है, जैसे ओन प्राइस इलास्टिसिटी है, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको मैं ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। एक और बीच में स्टेप मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी एंड दिस इज चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। इसको छेड़ करके मैंने फिर ऐसा लिखा है, आप आराम से हौले हौले खुद को सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है। इट इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, इसी को परसेंटेज चेंज बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट चेंज, इट इज एक्चुअली परसेंटेज चेंज है, यहां पे भी परसेंटेज चेंज है। सो द फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस एंड वी कैन ब्रेक दिस अप टू दिस एज वेल, एंड अल्टीमेटली हम इसको और एक तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जो मेरे पास शायद यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। ईपी को फाइनली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। कुछ नहीं किया, रीअरेंजमेंट किया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है इसी को मैंने रीअरेंज किया है टू गिव यू दिस फॉर्मूला। इट इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। अगर आपको टफ लग भी रहा है 2 मिनट इंतजार कीजिए, अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा, 2 मिनट इंतजार कीजिए। ओके, सो ये क्लियर हुआ। फिलहाल एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अवर फॉर्मूला फॉर ईपी वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर उसको रिप्लेस करके हमने किया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, ठीक है। एंड उसके बाद हमने थर्ड चीज की कि यहाँ पे इसको सबको चेंज किया, रीअरेंज किया, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, एंड जो नीचे वाला था उसको उलट दिया, सो प्राइस गोज अप एंड क्वांटिटी या चेंज इन प्राइस गोज डाउन। फिर इसको वापस रीअरेंज किया, जो चेंज वाला एलिमेंट है उसको एक जगह हमने डाला और प्राइस और क्वांटिटी को एक जगह डाला। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है विच इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, दिस इज एसेंशियली द स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस। ये स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस होता है। अब ये कहां से मिलेगा, इसके लिए एक डिमांड इक्वेशन चाहिएगा हमें, वो इक्वेशन आएगा तब मैं आपको आराम से समझाऊंगा। बस अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, दिस इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव्स थिंग, ठीक है। डेरिवेटिव्स में ये सब चीजें हम सीखते हैं। दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए बस एक बार ये याद करके चलिए, ठीक है। So it is change in quantity by change in price, that is slope of an equation which is a straight line। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। अभी एक बार इस चीज को यहां फिनिश करते हैं, ओन प्राइस इलास्टिसिटी को। मुझे इनकम इलास्टिसिटी सिखानी है, वो मैं आपको बताता हूं। सो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसको लिखूंगा मैं ऐसा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे आई एम राइटिंग इट एज change in quantity by change in income into income by quantity, change in quantity by change in income into income by quantity। आइए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी समझते हैं। इसी को कैसे लिखते हैं, इसी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड प्राइस या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसको कैसे शो करूं, इट विल बी चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन पीआर इनटू पीआर बाय क्वांटिटी। आप यहां तक प्लीज कॉपी करते रहे, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन पीआर इनटू पीआर बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब यहां मैं आपको बता देता हूं कौन सी चीजें क्या होंगी, ठीक है। सवाल अगर आपको दिया रहे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गिवन एग्जिस्टिंग प्राइसेस
You will be given existing prices and sometimes you are also given current prices या फिर बोल सकता हूं new prices. आपको दो प्राइसेस दिए हुए रह सकते हैं या दो क्वांटिटी दी हुई रह सकती है, एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू. तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी चीज का चेंज कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका यही होगा, न्यू माइनस एग्जिस्टिंग. कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है चेंज वाइज तो आपका फॉर्मूला होगा न्यू माइनस एग्जिस्टिंग. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर इवन प्राइस. अगर आपको कोई भी चीज का चेंज कैलकुलेट करना है, यू विल हैव टू टेक द न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी एंड उसमें से एग्जिस्टिंग प्राइस या एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को माइनस करेंगे, वी विल गेट अवर चेंज वैल्यू. बात आती है भैया यहां पे जो पीआर या क्यू है ये कौन सा वाला है. सपोजिटली वी आर गिवन ओनली पीआर हियर, सो व्हाट इज दिस, इज इट न्यू और एग्जिस्टिंग? तो उसका जवाब है इट इज एग्जिस्टिंग. यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग से नहीं समझ पा रहे हो तो ओल्ड प्राइस, ऑलवेज टेक द ओल्ड प्राइस. सिमिलरली ऑलवेज टेक द ओल्ड क्वांटिटी, नॉट द न्यू वन. हमेशा क्या लेना है आपको, ओल्ड क्वांटिटी लेना है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको कराता हूं. सपोज कीजिए मेरा प्राइस था 10 जो कि अब न्यू प्राइस हो गया 12. ठीक है, एंड मेरा क्वांटिटी था पहले 50 और अब न्यू क्वांटिटी हो गया 40. गॉट द पॉइंट? सो यू हैड योर प्राइसेस, एक था आपका ओल्ड, एक है आपका न्यू. सिमिलरली आपका क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी पहले ओल्ड था 50 और अभी है 40 न्यू. क्लियर है? ऑब्वियसली जिस आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे सिर्फ ईपी कैलकुलेट हो सकता है. सो ईपी का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहां पे, ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी. अब एक एक करके मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. मेरा चेंज इन क्वांटिटी है 10, मेरा चेंज इन क्वांटिटी है 10. आप इसको -10 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो. चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं -10. क्लियर है? एंड व्हाट इज योर चेंज इन प्राइस? आपके चेंज इन प्राइस है +2, तो ये मैंने लिख दिया +2. आपका चेंज इन क्वांटिटी था -10, आपका चेंज इन प्राइस था +2. अब आप अपना एग्जिस्टिंग प्राइस लिखेंगे यानी कि ओल्ड प्राइस लिखेंगे यहां पे, विच इज 10 इन दिस केस. क्लियर है? एंड वहीं पे आप अपना एग्जिस्टिंग क्वांटिटी लिखेंगे अब यहां पे, विच इज 50 इन दिस केस. आप देखिए जब P और Q लिखते हैं तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज लेते हैं, न्यू वैल्यूज नहीं लेते. रिजल्ट क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूं. ओके, आपका रिजल्ट आ रहा है -1. यूनिटरी इलास्टिक हो गया ये. -1 आपका रिजल्ट आ रहा है. दिस इज यूनिटरी इलास्टिक. -1 आपका रिजल्ट आ रहा है. ये बोलने की बात नहीं है. ईपी हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको सिखाया था. प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव. इनकम इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, कैन बी नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, एंड व्हेन इट कम्स टू क्रॉस इलास्टिसिटी इट इज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. भूल गए थे ना आप? कोई बात नहीं, रिवाइज कीजिएगा वापस. ठीक है, अगर आप भूल गए थे तो जरूर से रिवाइज कीजिएगा. बट जहां तक बात है ईपी का, इट इज मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव. हमको और कुछ याद नहीं करना है इसमें. सो ईपी इज नेगेटिव -1 विच मींस दिस इज यूनिटरी इलास्टिक. किस तरह ये कैलकुलेट किया आपने समझा? हमने चेंज के लिए लिया न्यू माइनस ओल्ड. क्लियर है? एंड हमने प्राइस और क्वांटिटी जो लिया वो एग्जिस्टिंग प्राइसेस यानी कि ओल्ड प्राइसेस और ओल्ड क्वांटिटी को ही लिया. अब आपको एक चीज जो समझा देता हूं मैं, वो ये है कि एक मेथड होता है आर्क इलास्टिसिटी. ठीक है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन कवर्ड इन योर सिलेबस, उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं. आर्क इलास्टिसिटी में कई बार फॉर्मूला यूज होता है लाइक दिस, विच इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, एंड rather than taking just price one or older price, we take both prices, old price as well as new price, divided by old quantity plus new quantity.
ठीक है, कई बार ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अगर ये फॉर्मूला कोई भी आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यूज हो तो बस इतना समझ लेना दैट दे हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग द मेथड ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। इसका अपना कानून है, अपना ढांचा है। समटाइम्स इट इज यूज्ड बट इन योर करिकुलम इट हैज नेवर बीन मेंशन कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। पर मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या कुछ सवाल ऐसे देखे हैं जहां पे ऐसा फॉर्मूला यूज हुआ है। सो डरने का नहीं है, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समटाइम्स वी टेक ओनली ओल्ड बट समटाइम्स वी टेक ओल्ड प्लस न्यू एज वेल। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल में। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो वही मुझे कराना है एंड विद दैट वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो। तो चलिए एक छोटा सा कट लेने के बाद मैंने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे खाली कर दिया आपके लिए सो दैट हम लोग इस सवाल को आराम से कर पाएं। मैं आपको बता दूं इस तरह के सवाल इंस्टीट्यूट के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। दे आस्क यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे एंड सवाल को करेंगे, अच्छे से कंसंट्रेशन हाई रखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर? सी वी हैव टू कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी दैट वी हैव लर्नड। हमें ओन प्राइस इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करना है, इनकम इलास्टिसिटी भी करना है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करना है। इन तीनों ही इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले हमें पता है, उनका एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता। तो आपको बस मैं बताते चलूंगा, आप सुनते चलिए। ये आपको जो इक्वेशन दी हुई है विच इज QD इज इक्वल टू 2000 माइनस 400P प्लस 0.50Y प्लस 150 PR, ये क्या सिग्निफाई करता है ये मैं बताते हुए चलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिमांड इक्वेशन आप कह सकते हैं या बोल सकते हैं इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको 3 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, 3 independent variables नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द P here which is own price, second independent variable is income which is Y here, and third independent is PR, third one is PR which is price of related goods। कुछ चीजें मैं नोटिस कराना चाहता हूं, हालांकि मैं मिटा दूंगा उसको बाद में। वो ये है कि अगर मैं ओन प्राइस को देखूं तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव साइन का होना चाहिए बिकॉज आई नो दैट ईपी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, सो स्लोप वैल्यू शुड बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, देन वी हैव प्लस साइन अगेंस्ट द आई वुड से इनकम वैल्यू या इनकम के वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है। प्लस का मतलब है ये एक नॉर्मल गुड है, ये एक इंफीरियर गुड नहीं है। एंड थर्ड वी हैव गॉट प्लस साइन हियर, यानी कि आप जो रिलेटेड गुड ले रहे हो वो डेफिनेटली एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस है, इट इज नॉट अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो यहां पे माइनस का साइन होता, बट जस्ट बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूट तो प्लस का साइन है। ये आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है कि कौन से तरह के प्रोडक्ट का आप यहां पे इवैल्यूएशन कर रहे हो। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको यहां पे देखनी है स्लोप्स। अब जिनको नहीं पता स्लोप क्या होती है उनको मैं बताता हूं, जस्ट अगर ये मिट जाए एक बार में तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल हैव टू वेट। माय इरेजर रेस्पॉन्ड्स एक्चुअली स्लोली। ओके, सो मिट तो गया, आई थिंक दिस इज बेटर फास्टर। ओके, सो अब यहां पे मैं आपको फील कराता हूं कौन सी चीज क्या है। देखिए अगर मैं ओन प्राइस की बात करूं तो उसका स्लोप का वैल्यू होगा -400। -400 विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लोप फॉर ओन प्राइस, +50 इज द वैल्यू फॉर इनकम, यानी इनकम की जो स्लोप है वो होगी प्लस 0.50, सॉरी 50 नहीं होगा 0.50, एंड वहीं पे हमारी रिलेटेड प्राइस की जो कोएफिशिएंट वैल्यू है वो है +150। अब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको सबको हम कहते हैं स्लोप कोएफिशिएंट, और इनका मतलब क्या हो गया पता है? इनका मतलब ये हो गया दैट अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूं आपको दैट चेंज इन Q बाय चेंज इन P इज इक्वल टू -400। Similarly, for PR, I can write change in Q by change in PR is equal to +150. I can also write change in Q by change in income is equal to +0.50. पहला ये मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले एकदम ये क्लियर कर लेना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, सब बच्चे करते हैं। देखिए आप कोई भी इलास्टिसिटी की अगर वैल्यू देखें तो उसका फॉर्मूला होता है ये परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी बाय जो भी उसका वेरिएबल है, जैसे परसेंटेज इन Q। अब इसको तोड़ते हैं तो ये बनता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। अब ज्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि यहां जो वैल्यू स्लोप की आ रही है दे थिंक दैट ये पूरा EP का वैल्यू आ गया, विच इज रॉन्ग। स्लोप आया -400, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू मिली है अभी तक, which is change in Q by change in P. You have still not inserted the value of P by Q.
यानी कि ये मैं कह सकता हूं दैट मोस्ट पीपल मेक अ मिस्टेक हियर, दे थिंक दैट द स्लोप इटसेल्फ इज इलास्टिसिटी। रॉन्ग है ये बात, प्लीज ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। स्लोप एक पार्ट है आपके फॉर्मूले का, बट इट इज नॉट द एंटायर फॉर्मूला। इसके बाद आपको प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू को यहां इंसर्ट करना होगा, तभी जाकर के आपका ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो अब वो करते कैसे हैं, उसके लिए एक एक करके सब पे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो फॉर्मूला होता है ईपी का, वो फॉर्मूला होता है ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। यहां तक कुछ भी बुरा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते। अब मैं बताता हूं क्या एक्स्ट्रा है जो आपको जानना है। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप हियर। मेरी जो वैल्यू ऑफ स्लोप है वो है -400, सो आई एम गोइंग टू राइट -400 पूरा इसका रिप्लेसमेंट में, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट कर दिया बाय द वैल्यू ऑफ -400 एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ माय प्राइस। अगर आप देखेंगे तो यहां कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि अपना प्राइस दिया हुआ अपने को, प्राइस इज 10.68 डिवाइडेड बाय, अब मुझे चाहिए मेरी क्वांटिटी। देखो देने को तो यहां क्वांटिटी भी दिया हुआ है, बट एग्जाम में नहीं देगा आपको। मैं यहां वैल्यू डाल रहा हूं क्वांटिटी का 2088, ठीक है, बट एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ रहेगा। ये कैसे ऑब्टेन होगा ये पहले सीखते हैं। देखो क्वांटिटी ऑब्टेन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपकी जो ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में आपको सब चीजों की वैल्यू डालनी है, तो Q की वैल्यू निकल जाएगी। समझिए मेरी बात, ये है आपकी ओवरऑल इक्वेशन। सो आपको P के जगह रिप्लेस करना है 10.68, Y के जगह रिप्लेस करना है 2300, PR के जगह रिप्लेसमेंट करनी है 21.4। इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स तो आपका Q का वैल्यू आ जाएगा। Why don't you try this? वीडियो को प्लीज अभी पॉज करें एंड आई एम श्योर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2088। क्लियर है? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2088। हैविंग गॉट 2088 की वैल्यू, आप इसको इंसर्ट करोगे अपने इस इक्वेशन में टू गेट योर फाइनल रिजल्ट, जो कि आ रहा है -2.046, -2.046। दिस इज माई इलास्टिसिटी वैल्यू। क्लियर है? इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी के लिए मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, EY इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन Y इंटू Y बाई क्वांटिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी plus 0.50 into 2300 divided by 2088. So your result is plus 0.55. Third case is EC, which is change in quantity by change in PR into PR by quantity. So this is going to be plus 150। देखिए स्लोप की वैल्यू मैंने ले ली है, मैंने स्लोप की वैल्यू यहां से उठा ली, प्लस 150 इंटू PR की वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं विच इज 21.40 डिवाइडेड बाई 2088। सब जगह क्वांटिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, 2088। सो दिस इज प्लस 1.54 बोल सकते हो आप इसे, प्लस 1.54। सो दैट्स इट, यही था अपना ये पूरा सवाल। जस्ट इन केस आपका ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अभी बाकी आपने नहीं किया है, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है। इसको आराम से पॉज कर लीजिए, इफ रिक्वायर्ड वापस रिविजिट कीजिए हर सारे कॉन्सेप्ट्स को। हमने बहुत ही अच्छे से लगभग 1 घंटे में पूरा इलास्टिसिटी कवर किया है। इससे पहले वाला वीडियो भी अराउंड 30 मिनट्स का था, ये भी लगभग 30 मिनट्स का है, एंड वी हैव सक्सेसफुली आई वुड से कॉन्कर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी।
आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड अब हम लोग थर्ड पार्ट में मिलेंगे जब अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आई वुड से खत्म हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स अब शुरू होंगे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट. तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक प्लीज पढ़ाई करते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें. दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.